बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली वी आर बैक विद लेक्चर 2 ऑफ आवर सीएसएस सीरीज। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सीएसएस सेलेक्टर्स और सीएसएस कलर्स। आज हम सीएसएस सेलेक्टर्स पढ़ेंगे और जो कुछ कलर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं सीएसएस के अंदर, आज हम उनके हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे मेरी भी सपोर्ट हो सके और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूं। और साथ ही साथ अगर आपने इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सीरीज़ की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो जो है वो उससे महरूम ना हो सके। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से हम मूव करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम अपने कोड एडिटर के अंदर आ चुके हैं। तो अभी जिस सबसे पहले जिस टॉपिक के हवाले से मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक छोटी सी पॉइंट है, एक छोटी सी चीज़ है जो कि मैंने आपको बतानी है, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके लिए सबसे पहले मैं करूँगा कुछ यूँ कि यहाँ पे ना एक सी एस एस की फ़ाइल जो कि मैंने यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस के नेम से ऑलरेडी बनाई हुई है अलग से सी एस एस के फोल्डर में, उसे यहाँ पर लिंक करवा लेता हूँ डॉट, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश इस फोल्डर में गया और ये मैंने फाइल को लिंक करवा लिया। कंट्रोल एस से सेव। अब यहाँ पे ना मैं पहले करता हूँ ऐसा कुछ कि मैं बॉडी के अंदर एक h1 ले लेता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट लिख देता हूँ, दिस इज आवर हेडिंग, और उसके बाद इसी के साथ एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा डमी टेक्स्ट ले लिया, 5 वर्ड्स का इनफ है। कंट्रोल एस से मैंने इसे सेव किया। अब मैं यहाँ पे h1 को कुछ प्रॉपर्टीज पास कर देता हूँ। बाय एलिमेंट हमने इसे जो है ना वो अभी कॉल किया है। अभी बेसिकली यहाँ पे ये भी एक सिलेक्टर ही है CSS का, लेकिन अभी जो मैं आपको चीज़ पढ़ाने वाला हूँ वो सिलेक्टर नहीं है, वो एक और चीज़ है। अब यहाँ पे मैं इसे कलर प्रोवाइड कर देता हूँ रेड कलर का, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ इससे लेट्स सपोज ब्लैक, और उसी के साथ साथ सेम प्रॉपर्टीज मैं पी को भी अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने इसे जो है वो स्टाइलिंग पास कर दिया है। तो मैं जल्दी से ब्राउज़र को, लाइव सर्वर को रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी करंटली जो हमारा कंटेंट है ना वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब इसी के साथ साथ ना मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS भी ऐड करने लगा हूँ। पहले मैंने जो है वो फाइल अटैच करके CSS ऐड करवाई, अब मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS भी ऐड कर देता हूँ। ये मैंने स्टाइल का एलिमेंट यहाँ पे जनरेट किया। अब इसके अंदर मैं कुछ वही सेम मैंने एलिमेंट कॉल करवाया h1 करली ब्रैकेट्स, कलर हम कर देते हैं ग्रीन, और बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्राउन। और सेम चीज़ मैं इसे जो है वो नीचे की तरफ कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने h1 की जगह पे पैराग्राफ कर दिया। अभी आप देखेंगे कि ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई है। अब ऐसा क्यों है? अब ऐसा इस वजह से है कि हमारा जो ब्राउज़र है ना उसका बिहेवियर वो कोड को यूनिडायरेक्शनल तरह से रीड करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा यहाँ पे हमारा ब्राउज़र यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेगा, उसके बाद इस फाइल पे आएगा, इस फाइल को रीड करेगा, देखेगा कि इसके अंदर अच्छा भाई हमने अपने एलिमेंट को ये वाली CSS दी है, तो वो ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो अप्लाई कर देगा जो कि इस फाइल के अंदर है। कलर रेड कर देगा, बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कर देगा। लेकिन उसके बाद जब वो यहाँ पे आएगा और वो देखेगा कि यहाँ पे एक और CSS मिली हुई है, मतलब कि एक्सटर्नल CSS मिली हुई है, तो हमारा ब्राउज़र करेगा कुछ यूँ कि हमारा जो है ना ये वाली जो हमारी स्टाइल है वो इसे पास कर देगा। अब उसके बाद ये नीचे रीड करना शुरू करेगा। अब मैं यहाँ पे ना इनलाइन CSS भी पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, लेट्स सपोज कलर, एक मिनट, स्टाइल का एट्रीब्यूट सॉरी, यहाँ पे मैंने कलर पास कर दिया ब्लैक। कलर मेरे ख्याल से ऑलरेडी ब्लैक ही होता है, तो हम इसे कुछ डिफरेंट देते हैं, येलो दे देते हैं कलर हम इसे येलो, और सेमी कॉलन से बाहर आके बैकग्राउंड कलर भी पास करूंगा मैं, बैकग्राउंड माइनस कलर इज इक्वल कॉलन, उसके बाद हम कर देते हैं ब्लू और सेमी कॉलन। कंट्रोल एस से सेव किया। अब ये स्टाइल मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एज इट इज, कंट्रोल सी, और यही मैंने पैराग्राफ के अंदर भी आके पेस्ट कर दिया, सेव किया इसे मैंने। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी ना वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। तो बेसिकली ये कहता है यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर कि हमारा जो कोड एडिट ब्राउज़र है ना वो यहाँ से
जो हमारी फाइल है उसे रीड करना शुरू करेगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये वाली स्टाइलिंग पास आई है तो पास हुई हुई है, तो ये इम्प्लीमेंट कर देगा। उसके बाद नीचे ये है तो ये वाली इम्प्लीमेंट कर देगा। जब उसके उससे नीचे जाएगा तो यहाँ पे हमने इनलाइन दी हुई है, तो ये जो हमारी एंड पे होगी इसे इम्प्लीमेंट कर देगा। अगर इसके नीचे में कोई और अगर कोई मेथड होता जो कि नहीं है, तो अगर मैं वो यूज़ करता तो जो इससे नीचे हमारी स्टाइलिंग होनी थी वो जो है वो आ जानी थी। तो ये था यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर था जो मैंने आपको समझाना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अभी हम मूव करते हैं अपने CSS सेलेक्टर्स की तरफ। अभी मैं यहाँ से जस्ट जो मैंने स्टाइल पास किया इसे रिमूव कर देता हूँ। पैराग्राफ से रिमूव हो गया, यहाँ से भी रिमूव हो गया। अब उसके बाद हमारी एक्सटर्नल CSS भी रिमूव हो गई और इंटरनल भी। अब एक्सटर्नल भी रिमूव कर दी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो सारी CSS है वो अब रीसेट हो चुकी है, क्योंकि हमने सारी प्रॉपर्टीज डिलीट कर दी हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ CSS सेलेक्टर्स। अब बेसिकली CSS सेलेक्टर्स क्या है, ये जो हम यहाँ इस फाइल के अंदर आके या यहाँ इंटरनल CSS में आके जो एलिमेंट को कॉल करवाते हैं ना, बेसिकली ये भी CSS सेलेक्टर कहलाता है और हम इसे कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। अब बेसिकली इसका नुकसान पता है क्या है। अब फॉर एग्जांपल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ना ढेर सारे H1 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारा एक सिर्फ ये जो अपर टॉप पे जो H1 है ना, इसका कलर चेंज हो, बाकी किसी का भी ना चेंज हो। तो अगर मैं यहाँ पे H1 को कॉल करवा के कलर रेड कर दूंगा तो इससे होगा ये कि हमारी फाइल के अंदर ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ। अच्छा, मैंने अपना HTML डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया था। हमारी फाइल के अंदर जितने भी H1 होंगे ना, उन सारों को ये कलर कर देगा। अब इसके लिए हम दो और सेलेक्टर यूज करते हैं इस चीज को फिक्स करने के लिए। वो होते हैं क्लास का सेलेक्टर और दूसरा होता है आईडी का सेलेक्टर। अब बेसिकली क्लास के सेलेक्टर को हम यहाँ पे डॉट से डिफाइन करते हैं और आईडी के सेलेक्टर को हम हैश से डिफाइन करते हैं। अभी हो सकता है आपको समझ ना लगे, लेकिन अभी कुछ ही देर में आपको जब मैं ये अभी पढ़ाने वाला हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ लग जाएगी। ये मैंने दोबारा से जो है अपना जो बाकी H1 थे एक्स्ट्रा वो मैंने डिलीट कर दिए। अब मैं यहाँ पे क्लास का एट्रीब्यूट डिफाइन करूंगा। बेसिकली ये होते हैं एट्रीब्यूट्स ही हैं। क्लास भी एक एट्रीब्यूट है और आईडी भी एक एट्रीब्यूट है। अब एट्रीब्यूट से आपको पता चल गया होगा कि ये ओपनिंग ब्रैकेट में हम डिफाइन करेंगे। अब यहाँ H1 के अंदर आऊंगा, स्पेस जनरेट की, यहाँ पे मैंने लिखा क्लास, उसके बाद इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने नंबरिंग से नेम शुरू नहीं करना। तो और बेसिकली अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप जो है ना हमेशा क्लास और आईडी जो है ना वो स्मॉलर लेटर में डिफाइन करें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ class1। अब इसे मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो हमारी क्लास का नेम है ना उससे इसे टारगेट करूंगा। लेकिन अगर हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्लास दी हुई है ना, क्लास को हम वहां पे कॉल करवाते हैं डॉट से डॉट का मतलब होता है कि क्लास। अब यहाँ पे मैंने डॉट लिखा, उसके बाद मैं लिखूंगा 1, क्योंकि हमने क्लास का नेम जो है वो 1 पुट किया था। तो यहाँ पे अब हम इसका कलर दे देंगे, लेट्स सपोज ये हमने एक्वा कलर दे दिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये कलर चेंज हो चुका है। अब बेसिकली इसका फ़ायदा हमें पता है क्या है। अब इसका फ़ायदा ये है कि अब हमने स्पेसिफिकली एक क्लास को टारगेट किया है। H1 के अंदर हमने क्लास दी, हमने उस क्लास को टारगेट किया है। तो अगर अब हम वही बिहेवियर आ गया कि मैंने जैसा कि आपको बताया था, अगर मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारे H1 है, उसके अंदर से हमने एक स्पेसिफिक H1 को टारगेट करना है, तो हम उसे एक यूनिक क्लास डिफाइन कर देंगे या यूनिक आईडी डिफाइन कर देंगे, जिसके ज़रिए हम फिर उस क्लास को टारगेट करके स्पेसिफिकली उस हेडिंग को जो है वो हम टारगेट कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड है वो है आईडी का। अब आईडी को डिफाइन करने के लिए भी जो है ना हमारा एट्रीब्यूट ही तो यूज़ होता है। अब आईडी मैं पैराग्राफ में दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने आईडी, उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया तो बिल्कुल वही बिहेवियर यहाँ पे मैं आईडी अब रख देता हूँ 2। अब बेसिकली आईडी और क्लास में डिफरेंस ये है कि आईडी जो है ना वो हम एक एलिमेंट को जो मतलब अब मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है ना, तो ये और ये जो 2 आईडी है ना, ये जो 2 वर्ड है, ये अब मैं और पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी यूज़ नहीं कर सकता। अगर अभी मैं इसे यूज़ करूँगा ये यूज़ तो हो जाएगा, लेकिन इसका नुकसान हमें होगा जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे वर्क करेंगे, ये हमारा कभी भी वर्क नहीं करेगा। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आईडी आपकी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। आईडी अगर आपने इस पैराग्राफ को आईडी 2 पास कर दी है ना, तो आप किसी और एलिमेंट को जो है वो 2 पास नहीं कर सकते। आईडी में हमने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, लेकिन फंक्शनिंग इनकी बिल्कुल सेम ही है। अब यहाँ पे हमने इसे आईडी 2 पास कर दी। अब यहाँ से मैं इसे सेव कर देता हूँ।
अब इसके बाद मैं करूँगा कुछ यूँ कि क्लास को हमने यहाँ पे डॉट से डिफाइन किया था, लेकिन आईडी को हम डिफाइन करते हैं हैश से। हैश लगा के मैंने 2 लिखा, उसके बाद इसका कलर मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज ग्रीन। उसके बाद इसे मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पैराग्राफ का कलर ग्रीन हो चुका है। अब बेसिकली फिर वही बात आ जाती है, मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ कि इन सेलेक्टर्स, इन ये जो एट्रीब्यूट्स हैं क्लास और आईडी के, इनका यूज़ हम इस वजह से करते हैं, इन CSS सेलेक्टर्स का हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि अगर हमने पर्टिकुलरली किसी एक जो हमारा मतलब अगर हमारे पास 10 H1 है, उसके अंदर से हम सिर्फ एक H1 को जो है वो एक स्पेसिफिक स्टाइल पास करना चाहते हैं, दूसरे H1 को हम दूसरा स्टाइल पास करना चाहते हैं, तीसरे H1 को हम तीसरा स्टाइल पास करना चाहते हैं, तो हम उसके अंदर क्लासेस वगैरह डिफाइन कर देते हैं, आईडी डिफाइन कर देते हैं। फिर हम उन स्पेसिफिक एलिमेंट्स को उन क्लास के जरिए टारगेट करके उन्हें हम स्टाइलाइज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास और आईडी की आपको बहुत अच्छे से समझ लग गई होगी। अभी वैसे बेसिकली ये सेलेक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 मेन इंपॉर्टेंट है, 2 मैंने आपको बता दिया। अब एक और पे हम बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब इसके नेम से भी हो सकता है आपको पता चल गया हो, पता नहीं ये मैंने क्यों रिमूव कर दिया। इसे मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्लास आईडी को जो है वो रिमूव कर दिया। अब मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को लिखने का, इसका बेसिकली कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। अब जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है ना, इसका बेसिकली कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। इसे हम कॉल करवाते हैं, ये जो 8, अगर आप शिफ्ट होल्ड करके 8 प्रेस करेंगे ना तो ये स्टार का साइन आ जाएगा। इस स्टार के साइन के ज़रिए हम इसे कॉल करवाते हैं। अब बेसिकली इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट है, ये उस पे कोई भी स्टाइल पास कर देगा। अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कलर रेड कर दिया, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, उन सारों पे कलर जो है वो रेड अप्लाई हो जाएगा। अब बेसिकली इसका यूज़ हम किस वजह से करते हैं, अब फॉर एग्जांपल हमें ना यहाँ पे ब्राउज़र ने, अगर आप देखें गौर से, तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिंग यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। टॉप से भी इसे जो है वो स्पेस मिली हुई है, और उसके बाद पैराग्राफ और हेडिंग के दरमियान भी कुछ स्पेस है। तो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर्स का यूज़ इस वजह से, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ हम इस वजह से करते हैं कि हम इन स्पेसिस को जो है वो एडजस्ट कर सकें और इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे लेके आ सकें। तो अभी आपने जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, इस पर गौर नहीं करना। मैं मार्जिन 0 पिक्सल्स कर देता हूँ और पैडिंग भी 0 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमें वो एक्स्ट्रा स्पेसेस ब्राउज़र ने डिफाइन की थी ना, वो यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। तो बेसिकली कुछ इस तरह जिससे जो है वो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर की भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। तो अभी यहाँ पे बेसिकली CSS सेलेक्टर्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए, CSS सेलेक्टर्स में इतना ही। तो अभी हम मूव करते हैं अपनी CSS की कलर प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो यहाँ पे मैं दोबारा से एक H1 ले लेता हूँ और इसको लेट्स सपोज हम थोड़ा सा कंटेंट जो है वो जनरेट कर देते हैं। दिस इज आवर हेडिंग। मैंने पता नहीं क्यों पहले वाला रिमूव कर दिया, लेकिन मैंने कर दिया है। अब यहाँ से मैं इसे डिफाइन कर लेता हूँ, बाय एलिमेंट इसे मैंने कॉल कर दी। अब इसके अंदर मैं कलर दूंगा। अब बेसिकली कलर्स की भी ना काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हम कलर्स को भी कई तरह से यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अभी जो मैं मेथड यूज़ कर रहा था, जो सिंपली मुझे भी कोई कलर चाहिए होता था, मैं उसका नेम पास कर देता था रेड, और उस तरह हमारा यहाँ पे कलर अप्लाई हो जाता था। अब एक मेथड तो हो गया ये कि हमने कलर्स को बाय नेम जो है वो कॉल किया। अब दूसरा मेथड होता है, वो होता है RGB। RGB से होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज करूँगा, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया 100, और उसके बाद ग्रीन की जगह पे मैंने लिख दिया 152। मुझे नहीं पता कि ये हमें कौन सा कलर जो है वो बना के देगा, ये जिस रैंडम वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 250। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसने हमें ये ब्लूइश सा कलर जो है वो बना के दे दिया है। अब अगर मैं इसे सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे H1 का कलर चेंज हो चुका है। आपने एक चीज़ से घबराना नहीं है, अब ये वैल्यूज़ जो है ना वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। ये हमें, जो हमारा डिज़ाइनर है ना, जो हमें डिज़ाइन फाइल मिलेगी, ये वैल्यूज़ हमें वहाँ पे मिल जाएंगी। हमने जस्ट वहाँ से इस कोड को कॉपी करना है और यहाँ पे ला के हमने पेस्ट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कलर है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक मेथड था RGB। इस तरह से भी हम कलर्स को जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं दूसरे मेथड की तरफ, और वो है हेक्स कोड। अब हेक्स कोड के लिए हमें हैश लगानी पड़ती है। उसके बाद लेट्स सपोज मैं कोई भी जो है वो नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसके बेसिकली होते हैं, आप कम्बिनेशंस होते हैं, आप 3 वर्ड्स कर सकते हैं, 4 वर्ड्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये जो हमें विजुअल स्टूडियो ने ऑटोमेटिकली दिया था,
मैंने ये चूज़ कर लिया। अगर मैं इसे सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रेइश सी हमारा जो है ना वो कलर हो चुका है। तो इस तरह से भी हम जो है ना वो हेक्स कोड को यूज़ करते हैं। अब आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये चीज़ भी हमें जो है ना वो डिज़ाइनर प्रोवाइड करता है। बल्कि मैं आपको भी बताता हूँ कि किस तरह से आप अपनी जो डिज़ाइन फाइल है उसमें से किसी भी स्पेसिफिक कलर का जो है ना वो हेक्स कोड कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एडोबी फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ शेप्स बना लेता हूँ। अब जो हमारी फर्स्ट वाली शेप है इसको मैं कलर ये ब्लू पास कर देता हूँ, और जो सेकंड वाली शेप है इसको मैं कलर पास कर देता हूँ ये वाला, और इसको मैं रेड ही रहने दूंगा। अब बेसिकली हम हेक्स कोड किस तरह से जो है वो यूज़ में लेके आते हैं या हेक्स कोड को किस तरह कॉपी करते हैं, मैं अभी आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमें एक टूल नज़र आ रहा है, ये बेसिकली कलर पिकर है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला कलर चूज़ करूँ। जब मैं कलर पिकर को यहाँ पे लाके इसे ऐसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सेम कलर यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं करूँगा कुछ यूँ कि इसे बेसिकली हेक्स कोड को ना कॉपी करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ पे आऊँगा और ये देख सकते हैं कि ये हमें हेक्स कोड मिल चुका है, इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा। और दूसरा मेथड ये है कि इसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन आ गई है कॉपी कलर हेक्स कोड। अब यहाँ से मैंने इसे जब कॉपी कर लिया तो हमारा हेक्स कोड कॉपी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आके ये जो पुराने वाला हेक्स कोड है इसे रिमूव कर देता हूँ। जस्ट मैंने हैश लगाई और कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही सेम कलर जो है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो कुछ इस तरह से हम जो है वो हेक्स कोड का यूज़ करते हैं कलर्स जो है कलर्स क्रिएट करने के लिए। अब एक लास्ट मेथड रह गया है और वो है HSL का। HSL स्टैंड्स फॉर ह्यू सैचुरेशन और लाइटनेस। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ह्यू को कर दिया 0 और उसके बाद मैंने सैचुरेशन कर दी लेट्स सपोज 100%, और उसी के साथ साथ लाइटनेस भी मैंने कर दी 80%, या हम इसे कर दें 100 ही कर दें। तो हमें क्या कलर मिला है, ये वाइट ही कलर मिला है हमें। हो सकता है कि अभी आपको ये देखने में ना आए क्योंकि हमारे बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गया है। तो मैं जल्दी से ऐसा करता हूँ कि जो H1 का बैकग्राउंड कलर है ना उसे मैं ब्लैक कर देता हूँ। बाय नेम मैं इसे कॉल करके ब्लैक कर देता हूँ कलर के नेम से। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ HL से कलर डिफाइन किया था ना, अब वो कलर हमें यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया है। तो उसके ऊपर हमारा वो वाइट टेक्स्ट है, वाइट कलर है, जो कि हमने यहाँ पे HSL मेथड से जो है वो जनरेट किया था, तो वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो बेसिकली ये कुछ CSS की कलर प्रॉपर्टीज थी। इन प्रॉपर्टीज से इन मेथड्स की मदद हेल्प से जो है वो हम कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं, कलर्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन प्रॉपर्टीज या इन मेथड्स की आपको बहुत अच्छे से समझ लग गई होंगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले अगले CSS के लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।